धनंजय जी, ये जरा आप ही से हम समझ लें, ये जो हमारे यहाँ ये मान लिया गया है कि नेताजी हैं और वो कुछ ना, देखिए भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं तो मैं इलेक्शन में बहुत पास से रहा हूं। आप उसको भ्रष्टाचार बोलिए नहीं बोलिए, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत से लोग आके आपको कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000 चंदा देता है एमपी के, और उसका जब वापसी ये होती है कि कभी कभी उसकी कुछ गलतियों को आपको आंख मूंद लेनी होती है। वापसी ये होती है कि कभी वो आपके पास बेटाइम आके अपनी कोई मदद के लिए आके खड़ा होता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग, लेकिन एक भ्रष्टाचार यह है जब आप उस पैसे से लेके अपने घर के सामान, ऐशो आराम, जायदाद बनाने लगते हैं, मैं उसको भ्रष्टाचार मानता हूं। पार्टी चलाने के लिए इस देश में पता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से आपको घूमना है तो आप अपना खेत बेच के कोई नहीं घूम रहा है, सब कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है उससे हेलीकॉप्टर। थोड़ा इस पिक्चर को भी क्लियर करना है धनंजय जी, क्योंकि ये भी एक दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छा हेलीकॉप्टर से कैसे घूमते हैं। अरे भाई, हेलीकॉप्टर से अगर घूम रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अपने घर में हेलीकॉप्टर ना खरीदे। धनंजय जी नहीं, लेकिन अगर ऐसा भी कहेंगे तो वो जो है गड़बड़ हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे हैं तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होना पड़ेगा। आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, या सामाजिक काम कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे समाज में बेसिकली गड़बड़ी हुई तो वहीं से है ना, मुझे लगता है इससे। जैसे नमक का दरोगा, अगर हम कहानी पढ़ते हैं 1925 ईस्वी में लिखी थी प्रेमचंद जी ने, तो उस कहानी में तो सारी चीजें स्पष्ट है। तो अब तो 100 साल होने को आ गए। 100 साल में तो हम आज इतना गिर गए हैं कि अभी जो है प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और बड़े निर्लज्जता से बोलते हैं। अपना भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखाई पड़ता, सामने वाले को दिखा देते हैं। लेकिन मैं कहूं कि ये हमारे समाज में जो है ये रक्त की तरह मिल गया है। इसको साफ करना मुझे नहीं लगता आसान काम है, और बहुत अगर होता है तो बहुत मेहनत लगेगी। कितनी मेहनत लगेगी, होगी कि नहीं होगी, ये भी मुझे नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग नहीं हैं जो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को समाज में जानता हूं कि भले न्यूनतम में जिए, लेकिन वो अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। हो सकता कोई कह सकता है कि अरे डरपोक आदमी है। हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि अरे इसलिए नहीं भ्रष्टाचार करते हैं कि वो डरपोक आदमी को डर लगता है। तो लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, अभी स्थिति ये बन गई है कि उनको शर्मिंदा कर दिया जाता है। मैं कई ऐसे उदाहरण दूं, समझिए मैं अगर बिना टिकट अगर नहीं चलता हूं बिहार की ट्रेन में, तो हमारे बिहार से जो ट्रेन पटना आती है, अगर आपने टिकट ले लिया तो आपको कोई परिचित मिल जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे, क्या बात करते हैं, टिकट ले लिए, यहाँ से भी कोई टिकट लेता है। तो इस तरह की बात, या जो कहिए कि हमारे जो है लड़की के लिए जो लड़का ढूंढना है, या कुछ और रिश्ते जोड़ने हैं, उसमें भी देखा जाता है कितना कमाते हैं, ऊपर से कितना मकान है पटना में। तो इस तरह की बात जो है समाज में, जैसा कि ब्रजेश भाई ने कहा कि भ्रष्टाचार अब कोई जो है सवाल नहीं है। हाँ, सवाल केवल नेताओं से करते हैं हम, या जहां हम फंसते हैं वहां जरूर हमको लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है। चाहे हम नेता के पास जाएं और पैसा मांगता है तो, चाहे वो किसी अफसर के पास जाएं और हमारा काम करने के बजाय पैसा मांगता है तो, हम चिढ़ते जरूर हैं कि अरे ये तो भ्रष्टाचारी आदमी है। लेकिन जब वो कोई नहीं लेता है तो उन्हीं जनता में से लोग प्रयास करते हैं कि किसी तरह कुछ ले दे के मामला निपटा दीजिए ना, थोड़ा ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए जल्दी से। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत मुश्किल तो मैं नहीं मानता हूं, हालांकि ये आदर्शवादी बात होगी अगर मैं ये कह रहा हूं तो। लेकिन जैसे एक उदाहरण और दूं कि राइटर एसोसिएशन हमारे यहाँ बॉम्बे में है, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं। तो हमारे राइटर एसोसिएशन में हम लोग 31 मेंबर हैं, 31 लोग हैं, और कुछ 25,000 के करीब जो है मेंबर हैं। वो कई दफा होता है उनका जो है सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, वो आते हैं और कहते हैं कि अरे यार किसी तरह करवा दीजिए ना। करवाया जा सकता है, लेकिन नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो बनने नहीं दी जाती है। वो नियम इस तरह से बनाया हुआ है और देखने वाले इस तरह से ध्यान रखते हैं। लेकिन हम हमारे समाज में देख रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, या जो लोग इस स्थिति में है कि उनके पास किसी तरह गलत तरीके से करके करना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार जो है करते हैं। तो जैसे चंदा लेने की आप बात कर रहे हैं, चंदा लेने वाली बात भी मैं नहीं मानता हूं कि चंदा जो है अगर ले रहे हैं तो इस तरह से आप कहें कि जो है ठीक है आंख मूंद लेते हैं, मुझे कोई चंदा दे गया है। भाई कमीशन भी जबरन रख के जाते हैं लोग कि ये रख लीजिए ना सर,
हमने ये भी देखा, मैंने खुद ही, मैं बताऊं आपको कि मुझे मेरे खेत का जो है मेरे नाम पे करवाना था, बंटवारा हुआ, हमारे परिवार में बंटवारा नहीं हुआ था, दादाजी के ज़माने से हमने बंटवारा किया और उसको ऑनलाइन करवाना था। ऑनलाइन करवाने के लिए मैं 1 साल लगा रहा, चूँकि मुझे लोग जानते हैं मैं अखबार से हूँ, तो मेरे साथ बात करने से लोग हिचकते रहे। फिर मैंने किसी तरह कहा कि कुछ करो यार, तो मैं सीईओ के पास गया, सीईओ ने कहा कि सर ठीक है, हो जाएगा। हमने कहा कागज़ पत्तर सब देख लो, दुरुस्त तो है। तो कागज़ पत्तर देखा, उसने कहा कि इसमें से एक चेंज कर दीजिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि भाई साहब आप कितना पैसा देना होगा मुझे ये बताइए। तो हड़बड़ा गए, बोले अरे अरे पैसे की बात मत करिए, इस प्रतिष्ठा का सवाल है। हमने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, आपको मुख्यमंत्री को घूस देना पड़ता है, अपने सीनियर ऑफिसर को घूस देना पड़ता है, तो कहाँ अपना खेत बेच के थोड़े देंगे आप मुझे पता है, तो ये लीजिए पैसा रखिए। लेकिन मुझसे नहीं लिया, लेकिन दूसरे रास्ते मेरे भाई के थ्रू उसने पैसे लिए और कागज बनाया। जो कागज बनाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया, नहीं बना, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन में कागज बन के तैयार हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, सब सही हो गया। तो भ्रष्टाचार आप नहीं भी देना करना चाहें तो इतने लोग हैं, कहीं सुनवाई नहीं है, तो आप जो है किससे करेंगे? जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं तो उस इलाके का अपना ठीक-ठाक परिचय वाला व्यक्ति हूँ, मुझे लोग जानते भी हैं। हिमांशु भाई ज़रा ये कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो मैं देखता हूँ कि बावजूद इसके आपका काम जो है नहीं होता है और किससे सुनवाई करें। मैंने ये भी कहा कि मैं जाता हूँ आलोक मेहता के पास, मैं शिकायत करता हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि मुझे सिस्टम में, चूँकि अखबार के हम लोग रहे हैं तो हमको पता है सिस्टम में नीचे से ऊपर तक बाकायदा जो है सभी। अभी दरोगा की बहाली हुई थी बिहार में। आप यकीन नहीं मानेंगे, 10-10 लाख रुपया देकर के लोगों ने दरोगा की नौकरी पाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब के सब जो लड़के वहाँ आए हैं नौकरी में वो सब घूस दे करके आए हैं, लेकिन घूस देने वालों का प्रतिशत भी है, और जो घूस देने वालों का प्रतिशत है वो जाहिर है अच्छे टैलेंटेड लड़के जो ईमानदारी से काम कर सकते थे उनकी रास्ते में बाधा है, और जो घूस दे करके 10 लाख रुपया दे करके दरोगा बना है वो ईमानदारी से काम करेगा, ये सोचना बेकार है। तो हम सिस्टम कैसे साफ करें, इस पे विचार करना। और मुझे लगता है कि एक बार आपके साथ चर्चा हुई थी कि जो चुनावी जो प्रणाली है, जो चुनावी प्रक्रिया हमारी है, जिसमें बिना रैली के, बिना 5 करोड़ खर्च किए चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको खत्म करके क्या जीरो बजट चुनाव हम कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई मीडियम हम डेवलप कर सकते हैं जहां हम जनता तक सीधे संपर्क करें और जनता के रास्ते को आसान करने का काम करें? क्योंकि हमारा रास्ता आसान होगा तो जनता का रास्ता आसान होगा। और ये जब तक मुझे लगता है इस पे काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकना जो है वो आसमान से तारे तोड़कर लाने के बराबर है। रंजन जी एक चीज जरा बताइए, अभी 2 खबर आई। एक खबर यह आई कि सतपाल मलिक साहब ने जो एक आरोप कह लीजिए, या जो उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ की घूस की पेशकश हुई थी और उन्होंने राम माधव जी का नाम लिया था। सुन के आश्चर्य होगा कि इस इंटरव्यू को करने वाले पत्रकार को नोटिस भेज दिया राम माधव जी ने। उन्होंने अरे भाई, सतपाल मलिक कह रहे हैं कि घूस आपकी पेशकश आपकी तरफ से हुई, वो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है, वो तो अब उसको नोटिस भेज दिया राम माधव जी ने। अब होता क्या है कि ये हम और आप भी जानते हैं, वो इतने बड़े अमाउंट का कोई घूस भेज के और आपके एडिटर को भी एक नोटिस आ जाएगा तो एडिटर को लगता है कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है भाई, मतलब इसको बंद करो। मेरा एक दूसरा प्रश्न ये था कि 2-3 चीजें भ्रष्टाचार से रिलेटेड ही हैं और कोर्ट अगर उसमें साइलेंट हो जाता तो समझ में नहीं आता। कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अजीब सा, मैं उसको बहुत समझ नहीं पाया हूं, और चूंकि कर्नाटक के रेफरेंस में बात हो रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो 4% मुस्लिम आरक्षण आपने स्क्रैप किया था, वो वर्ड यूज कर रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज हाईली स्टेकी एंड फ्लॉड, लेकिन दूसरी तरफ उसको स्टे भी नहीं कर रहा है। तो अब वो कोर्ट अगर कह रहा है प्राइमा फेसी कि ये गलत था, स्क्रैपिंग ऑफ मुस्लिम कोटा, और स्टे भी नहीं कर रहा है, ये कहीं आपको अजीब सा विरोधा, कहां जाए आदमी भाई, क्या करे? क्योंकि वो एक बड़ा इशू है कर्नाटक में जो 4% का कोटा खत्म हुआ है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट फिर भी इसलिए शायद नहीं दखल दे रही है कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर जब से ये चंद्रचूड़ साहब आए हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि हम जो है कार्यपालिका के मैटर में दखल नहीं देंगे, सॉरी विधायिका के मैटर में दखल नहीं देंगे। और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन विधायिका में जो लोग बैठे हैं, क्या वो जो काम कर रहे हैं उनको लेकर के कहीं उनको शर्म है? क्योंकि देखिए, शर्म अगर नहीं है आपके पास तो आप तो फिर कुछ भी कर सकते हैं।
अभी आप कर्नाटक की बात करें या आप बात करें, सबसे ज्यादा ये जो नोटिस भेजा है माधव जी ने, राम माधव जी ने, ये अभी कोई इंटरव्यू में नहीं आया है। मलिक जी ने बहुत पहले भी बोला था, तब उन्होंने नाम अनाउंस नहीं किया था, लेकिन मलिक साहब ने पहले भी बोला था कि हमको 300 करोड़ रुपए के घूस का ऑफर किया गया, और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। और जो ये जो बीजेपी जो शासन जो आरएसएस जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में दिखाई पड़ा है कि ये उन पे हमला बोलते हैं जो कमजोर हैं, ये ताकतवर पे हमला नहीं कर पाते हैं। अब राहुल गांधी पे हमला किया, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि अभी 20,000 करोड़ रुपए इनके गले में आके फंस गया है। अभी देखिए फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है वापस अपनी रिपोर्ट लिखी और उसने कहा कि हमने जो कहा था उस पर हम कायम हैं, हमारे रिपोर्टर ने मेहनत करके ये निकाला है। और आप जो कह रहे हैं, चूंकि अडानी साहब ने कहा था कि आप जो है आपकी रिपोर्ट गलत है, इससे हमारी छवि खराब हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप इस रिपोर्ट को खारिज कीजिए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने फिर से कहा कि हम खारिज नहीं करेंगे और ये एक सच्चाई है। तो हिंडनबर्ग के बाद हिंडनबर्ग ने भी चैलेंज किया था इनको कि आप अब मुझ पे केस करो, हिंडनबर्ग पे केस नहीं किया। अब फाइनेंशियल टाइम्स पे इन्होंने कहा कि आप हटाइए अपनी रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि जो पिछले 5 वर्षों में मतलब 17 से 2022 के बीच में जितना एफडीआई हिंदुस्तान आया, उसमें 45% जो है वो अडानी जी की कंपनियों में लगा है। तो राहुल गांधी जो 20,000 करोड़ का जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल एकदम शीशे की तरह साफ है। लेकिन हमारे देश का मीडिया, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मीडिया भी अब ये रोल नहीं निभा रहा है, और जो मीडिया से मतलब अभी ये हो गया भाई साहब कि जो ताकतवर जो धनाढ़ लोग हैं, जो किसी भी तरह भ्रष्ट आचरण करके अपना लाभ लेना चाहते हैं, वो उस तरह के मीडिया हो गए। जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आनंद भाई हो या हम हो या जो प्रशांत भाई साहब, प्रशांत टंडन जी के खिलाफ नोटिस आया होगा, तो वो लोग तो हम लोग जो बेसिकली उस तरह के ताकतवर लोग तो है नहीं। हम तो अपने स्टेमिना पे या अपनी ईमानदारी पे या अपने नैतिक बल पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। हम तो न इधर से लाभ ले रहे हैं न उधर से लाभ ले रहे हैं। कल कांग्रेस भी गड़बड़ करेगी तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी जाके बोलेंगे। समझिए अभी कर्नाटक के जो डिप्टी जो एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट है रंगा रेड्डी साहब, उन्होंने कहा है अभी कि 7 बार विधायक रहे वहां, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 75% तक तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं उसको ईमानदारी की बात करता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि भ्रष्टाचार, हम सब लोगों ने अपनी बातें कही कि भ्रष्टाचार जिस लेवल पे पसर गया है उसको खत्म करना मुझे नहीं लगता कि किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के बूते की बात है। लेकिन अगर शीर्ष पे बैठा व्यक्ति जो कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो अगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन बेसिकली करते क्या है? नारा तो देते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि कोई मत खाओ, मैं ही खाऊंगा केवल। और वो जो भ्रष्टाचार का जो एक केंद्रीकरण हो गया है कि आप उनको पैसे दे आइए, आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला आपका। अडानी उसके नमूना है कि अडानी साहब ने इतना पैसा खर्च किया है, आप संसद में बात कीजिए, आप सड़क पे बात कीजिए, आप कहीं बात कीजिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जब राहुल गांधी बात को उठा रहे हैं, साथ में 19 पार्टियां हैं, पूरा विपक्ष एक तरह समझ लीजिए हिंदुस्तान का खड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है? कहाँ चर्चा हो रही है? मीडिया में कहाँ बात हो रही है? अब एक हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि पिछली बार भी एक मुद्दा लेके गए थे लोग, तो क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट की भी तो अपनी सीमा है, जैसा अभी भाई साहब ने आपने कहा कर्नाटक वाले मसले पे। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा है, वो सीमा अगर लांघ जाए तो भी गड़बड़ है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सीमाएं लांघी है। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी, राज्यपाल ने जिस तरह से ड्रामा किया, तो इनके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे या जो लोग थे, उन्होंने क्या किया वो सब देख रहे हैं हम सब। लेकिन अभी जिस तरह से है, तो एक अच्छी बात यह है, मैं कहूँ कि एकदम हम ही केवल ईमानदार नहीं है, हमारे सिस्टम में या हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन वो विवश है। हमने देखा भाई साहब कि राशन कार्ड बनाने के लिए गरीब औरत अपने बच्चे को बिस्किट नहीं दे पा रही है, और जो सीओ है या जो वहाँ अधिकारी है, वीडियो जो बनाता है समझिए राशन कार्ड या मुखिया, उसको 2,000 रुपया घूस देती है। मैंने ये देखा है। मतलब शर्म आती है मुझे। मन तो इतना किया कि चप्पल खोलूं और मारूं उसको, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हम गुंडा तो है नहीं। हमें लगता है ये गड़बड़ है। तो ये हमारे समाज में मैं एक देख रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, अब देखिए राहुल गांधी के खिलाफ आपने जो है ईडी सीबीआई क्या नहीं लगा लिया, क्या मिला राहुल गांधी के पास?
लेकिन राहुल गांधी को भारत सरकार और भारत देश की पूरी पूरी जो है मीडिया और भारत की बहुत बड़ी संख्या आबादी जो है वो क्या कहती रही, पप्पू मानती रही, पप्पू कहते रही। आज अगर पप्पू की छवि से वो बाहर आए हैं तो राहुल गांधी अपनी नैतिक बल पे आए हैं, अपनी क्षमता पे आए हैं और अपनी ईमानदारी के बल पर आए हैं। तो इतने ताकतवर व्यक्ति को अपने अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो आम आदमी कहाँ खड़ा होगा? ये चिंता का विषय तो हम आम आदमियों को होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस चिंता को लेकर खड़े हैं, अगर उनके साथ विपक्ष के आए लोग इसी चिंता के साथ खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ बदलाव होगा। और वो बदलाव जब तक चुनाव प्रक्रिया में, जब तक आप जीरो बजट चुनाव नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार से बच सकते।